नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। मेहनत करिए। मिसलेनियस पापा के तरह है ये और काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आराम से 10-12 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। यूनियन बजट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर है। इकोनॉमिक सर्वे भी पूरा कवर है क्योंकि इन दोनों के अलग अलग पापा नहीं दिए हैं इस बार, वो इसी में कवर किया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी इसमें कवर है। बहुत सारा डेटा कवर है जो यूपी पीसीएस का बड़ा स्पेशल है। सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये मैं पीछे से पीपीटी चालू कर रहा हूं, हर जगह हिंदी इंग्लिश है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें बस वही बताने हैं, फैक्चुअल टाइप की। देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 स्मार्ट सिटी हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़। ठीक है। यूपी में 8 स्मार्ट सिटी, ध्यान रखना। वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर और मथुरा, वृंदावन और शाहजहां। यूपी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020-25 के लिए थी। 4 लाख इंडिविजुअल को तैयार करना है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहां कहां स्टैब्लिश की जा रही है? जेवर एयरपोर्ट के बगल में, ठीक है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो बुंदेलखंड में, तो यहां इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टैब्लिश की जा रही है। और इंपॉर्टेंट डेटा देखते हैं भाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग क्या थी? लास्ट जब आया था, लास्ट कब आया था? 2019 में आया था और यूपी की रैंक थी 2, आंध्र प्रदेश था 1। उसके बाद से अभी तक रैंकिंग नहीं आई है। इसके अलावा आप देखें तो उत्तर प्रदेश को 7वीं रैंक मिली थी 2020 में सस्टेनेबल रैंकिंग में, स्वच्छ सर्वेक्षण में। पुराने इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है ये, हालांकि इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है भाई कि किस किस स्टेट में सर्विस सेक्टर 50% से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कहां है? नंबर 1 पे चंडीगढ़ है, ध्यान रखना ये। नंबर 2 पे दिल्ली है। और यूपी में कितना है सर्विस सेक्टर का परसेंट, ये देख लो एक बार ध्यान से। यूपी की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का परसेंट है 48.95, मतलब 50% के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। सर्विस सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन किस स्टेट में है? सिक्किम में है। सिक्किम की इकोनॉमी में सिर्फ 27% कंट्रीब्यूट करती है सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र। पुराना क्वेश्चन है, एक बीएनआई इंडेक्स था भाई, 5 डायमेंशन पे था ये। सैनिटेशन, वाटर, हाउसिंग, मैक्रो एनवायरमेंट और अदर फैसिलिटी। 26 इंडिकेटर थे, ध्यान रखिए। 3 कलर इंडिकेटर थे इसके, ग्रीन, येलो और रेड। और हाईएस्ट था ये केरल में और लोवेस्ट था उड़ीसा में। बस इतना ही एक बार देख लो। इंडिया में अभी 13 पोर्ट हैं, देख सकते हैं आप। ये कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, इस तरह से 13 पोर्ट हैं टोटल। मेजर जो पोर्ट है 13। अब जल्दी से आप इन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। लार्जेस्ट पोर्ट, न्यूएस्ट पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट और बीजीएस्ट पोर्ट। ठीक है, ये सब पहले बताया गया है। M1, M2, M3 के बारे में कुछ जीके देख लीजिए। M1 को बोलते हैं नैरो मनी, M3 को ब्रॉड मनी, M4 को भी ब्रॉड मनी, M1, M2 को नैरो मनी। लिक्विडिटी के मामले में हमेशा M1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है, फिर M2, फिर M3, फिर M4। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब से पॉवर्टी रेट है ऑल इंडिया का, आप देख सकते हैं 21.9, सबसे ज्यादा था छत्तीसगढ़। अभी तो MPI रिपोर्ट आ गई है 2022 वाली, उसमें हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ये सब मिसलेनियस पापा में कवर है, देख लीजिएगा उसको। तो तेंदुलकर कमेटी के अगर लिखा होगा उसके हिसाब से पूरे स्टेट है छत्तीसगढ़। इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं 2021-22 में 15.9% बढ़ा है। और कितना रहा फाइनली? $171.9 बिलियन। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने कहां पे किया है? यूएस में। सर्विस का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कहां पे किया गया है? यूएस में। जो टोटल सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट किया है हमने, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका था? कंप्यूटर सर्विसेज का। तो कंप्यूटर सेवाओं का कुल सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में 2/3 से अधिक का योगदान है। आईटी इनेबल्ड जो सर्विसेज का हमने एक्सपोर्ट किया, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी जो समर्थित सेवाओं का हमने निर्यात किया है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है बीपीओ सर्विसेज का। तो बीपीओ सेवाओं का सबसे ज्यादा योगदान है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी समर्थित सेवाओं में के निर्यात में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, 34 साल बाद आई। सबसे पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इंदिरा गांधी के टाइम पे 1968 में, फिर दूसरी आई राजीव गांधी के टाइम पे 1986 में, तीसरी मोदी जी के टाइम पे आई 2020 में। आप देख रहे होंगे आजकल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लगातार बढ़ा के 2022, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2023 वाला है, इसमें 2.9% ऑफ जीडीपी तक कर दिया गया है ये, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना हो गया है? लगभग अब 2.9%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, लेटेस्ट में काफी सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए देखिए अब जो है इंडिया को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए
रशिया सबसे बड़ा हो गया है। तो रशिया टॉप सप्लायर हो गया है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए। कुछ और फैक्ट लिखे हुए हैं भाई, इंडिया ने सबसे ज्यादा एलएनजी कहां से इंपोर्ट करता है? इंडिया कतर से। और क्रूड ऑयल कहां से इस समय कर रहा है? रशिया से। ठीक है, तो गैस ले रहा है सबसे ज्यादा कतर से, तेल ले रहा है सबसे ज्यादा रशिया से। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलएनजी एक्सपोर्ट कौन करता है? कतर करता है। और सबसे ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट कौन करता है? जापान करता है। तो जापान को चाहिए सबसे ज्यादा और कतर सबसे ज्यादा देता है एलएनजी। वैसे ही तेल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? सऊदी अरेबिया। और सबसे ज्यादा तेल किनको चाहिए? चाइना को। चाइना को बहुत तेल चाहिए। सबसे ज्यादा सोना भी चाइना को चाहिए। आप समझ रहे हैं, सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का चाइना पूरी दुनिया में। और इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। सबसे ज्यादा कर्ज किस देश का है? यूएसए का है। और एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी में अगर देखें तो सबसे ज्यादा कर्ज किसका है? सबसे ज्यादा जापान का। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी जो है ये माइग्रेंट या डायस्पोरा, ये कहां के लोग हैं? भारत के लोग हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये कुछ फैक्ट हैं जो अभी भी इंपॉर्टेंट है। टॉप 4 कंट्री जहां पे लोग जाते हैं, सॉरी जहां से लोग जाते हैं, सबसे ज्यादा किस देश के लोग प्रवास करते हैं? तो नंबर 1 पे है भारत, नंबर 2 पे मैक्सिको रूस, नंबर 3 पे चीन है और नंबर 4 पे सीरिया। भारत के लोग सबसे ज्यादा कहां पे जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जाते हैं यूएई में, नंबर 2 पे यूएसए में, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कहां जाते हैं? तो सबसे ज्यादा भाई यूएस में जाते हैं। इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता जा रहा हूं, बीच बीच में आप स्लाइड रोक के पढ़ भी सकते हैं। लाइक का टारगेट कम कर देते हैं। अगर इस वाली पीपीटी में 20,000 लाइक भी हुए तो तुरंत फ्री वाला जो टेलीग्राम है उसमें ये वाली पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। और वैसे भी जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, कुछ और बची वो कर दूंगा मैं उसमें। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला फ्री टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इनवाइट लिंक के ऊपर ऐसे लिखा होना चाहिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। और यूपी पीसीएस 2024 की कंप्लीट तैयारी के लिए प्री मेंस का कंप्लीट बैच चल रहा है, जिससे पूरी तैयारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की हो सकती है। आरओ बीओ का भी, यूके पीसीएस का भी, एचसीएस का भी। इन 3 नंबर पे ही कॉल या व्हाट्सएप करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑथेंटिक और जेन्युइन ग्रुप में ज्वाइन हुआ जा सकता है। जीडीपी और जीवीए में डिफरेंस क्या है, ये इस वाली स्लाइड में दिखाया गया है। पहले जीडीपी वाला चलता था कॉन्सेप्ट, अब जीवीए वाला चलता है। तो भाई जीडीपी क्या है? भाई कंजम्पशन हो गया, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, और प्लस गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इस तरह से होता है। जीवीए क्या है? जीडीपी प्लस सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट। तो जीडीपी में सब्सिडी को जोड़ दो, टैक्सेस को हटा दो, आ गया जीवीए। जीवीए को अडॉप्ट करने के लिए कई सारे रीजन थे। एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पीसीएस में पूछ सकते हैं कि भाई जीडीपी जो है अच्छा अनुमान लगाता है इकोनॉमी का कि जीवीए? तो आप क्या बोलेंगे? जीवीए। ठीक है, इसीलिए जीवीए की तरफ हम मूव हुए हैं। जीवीए से डिसाइड होता है कि किस सेक्टर को कितना इंसेंटिव चाहिए। ऐसे तो बड़ी लंबी डिफिनेशन है, इसके लिए लंबा हो जाएगा वीडियो। अभी मैं स्किप कर रहा हूं, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। एमएसपी के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सीएसीपी इसको रिकमेंड करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2009 से। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाई कितनी क्रॉप्स के लिए एमएसपी होता है तो 22 आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि कितनी कमोडिटीज को लिए होगा ये एमएसपी तो 23 आंसर होगा। इसको फाइनलाइज कौन करता है एमएसपी को? तो देखिए, पहले सीएसीपी रिकमेंडेशन देती है और फिर फाइनली कई सारे जो है मंत्री से, स्टेट से रिकमेंडेशन के बाद सीसीईए फाइनलाइज करती है। इसको ध्यान रखना, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। सीएसीपी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनी है। ठीक है, और सबसे पहली बार एमएसपी दिया गया है वीट को, गेहूं को, 1967-66 में। ठीक है, देखिए अब 2018-19 में बजट में ये बोल दिया गया था कि भाई जितना भी लागत होगा उसका 1.5 गुना मिलेगा। तो जितनी लागत होती, मान लो 1 रुपया लगा अगर फसल को सारी चीजें करने में, चावल बनाने तक, मतलब जो बेचने लायक है, तो उसका 1.5 रुपया देगी सरकार। और ये स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसी के बेसिस पे है ये। शुगर केन यानी करने के लिए क्या करते हैं? एफआरपी को यहाँ पे प्राइस, जैसे एमएसपी आता है 22 क्रॉप के लिए, वैसे इनके लिए एफआरपी आता है। सीएसीपी केंद्र सरकार की तरफ से एफआरपी आता है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एसएपी आता है। ठीक है, तो शुगर केन को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का शुगर कंट्रोल एक्ट है 1966, उसके तहत इशू किया जाता है एफआरपी केंद्र सरकार द्वारा और एसएपी राज्य सरकार द्वारा। ये सब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा हूं पीसीएस के लिए। ये भी लेटेस्ट में ये सब चल रहा है, रेपो रेट से 6.5% चल रहा है ये, और एमएसएफ चल रहा है 6.75, बैंक रेट 6.75। ठीक है, सीआरआर चल रहा है 4.5%, एसएलआर चल रहा है 18%। इन सब की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा एक बार, अदरवाइज ये थोड़ा रेट वेट कई बार लेटेस्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है, ये वही वाला है। सबसे ज्यादा डायस्पोरा पूरी दुनिया में किस कंट्री का है? इंडिया का है। सबसे ज्यादा इंडियन विदेशों में कहां जाते हैं? यूएई में जाते हैं, फिर यूएसए, फिर सऊदी अरेबिया। सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां जाते हैं? फ्रांस में जाते हैं।
कोर इंडस्ट्री में 8 कोर इंडस्ट्री होती हैं। बेस ईयर 2011-12 का ही है, मंथली डेटा आता है इसका हर बार। तो जो मंथली इंडेक्स होता है 8 कोर इंडस्ट्री का, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स। कौन इसको रिलीज करता है? DPIIT। ठीक है, 8 कौन कौन सी हैं इसमें, ये आप देख सकते हैं, ये 8 हैं। सबसे ज्यादा इसका वेटेज किसका है? रिफाइनरी का है। सबसे कम वेटेज किसका है इसमें? फर्टिलाइजर का है। और ये जो टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, करीबन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स होता है उसका 40% के आसपास जो है ये 8 कोर इंडस्ट्री से होता है। एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो इससे याद कर सकते हैं, C3 फ्रेंस। ठीक है, C3 का क्या मतलब हो गया भाई? ये कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया और सीमेंट हो गया। तो 3 हूतिये दोस्त, C फॉर हूतिया होता है, आप लोग जानते हैं यूपी वाली लैंग्वेज में। और ये FRENS है, यहाँ पे D नहीं है, ध्यान रखना है, थोड़ी स्पेलिंग वैसी है। F फ्रेंस इस तरह से बोल सकते हैं आप। F से हो गया फर्टिलाइजर, R से हो गया रिफाइनरी, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, N से हो गया नेचुरल गैस और S से हो गया स्टील। अपने हिसाब से आप चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं चाहें तो हटा दीजिए, ऐसे ही याद रख लीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज रिफाइनरी, सबसे कम फर्टिलाइजर। अब देखिए ये डेटा आपको कहीं मिल ही नहीं पाएगा। स्टेट वाइज GVA की रैंकिंग में अगर आप देखें, GVA या फिर GDP में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे हमारा उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना। और सबसे कम GDP किस स्टेट की है पूरी इंडिया में? मिजोरम। ठीक, कहीं नहीं मिल सकता है डेटा, आपको मैं बता रहा हूं, कहीं मिल ही नहीं सकता है ये। कोई इतने एफर्ट लगाता ही नहीं है, मैं खुद लगा हुआ हूं रात दिन और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। स्टेट वाइज लेंथ ऑफ, अगर स्टेट हाईवे, तो स्टेट हाईवे में अगर आप देखें सबसे ज्यादा लेंथ किस स्टेट की है? वो है महाराष्ट्र की। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा, नंबर 8 पे है हमारा उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना। ठीक है, नंबर 1 पे है महाराष्ट्र स्टेट हाईवे की लेंथ में, और नंबर 8 पे है हमारा यूपी। और सबसे छोटा जो है, सबसे कम जो है स्टेट हाईवे की लेंथ कहां पे है? मिजोरम में। ओवरऑल सबसे कम पुडुचेरी में है ही नहीं। तो स्टेट हाईवे की हो गई बात। अब भाई टोटल रोड की बात कर लेते हैं। रोड लेंथ सबसे ज्यादा कहां पे है? तो सबसे ज्यादा रोड की लेंथ है नंबर 1 पे महाराष्ट्र और नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम कहां पे है रोड की लेंथ? सिक्किम में। और ओवरऑल सबसे कम कहां पे है? लक्षद्वीप में। ठीक है, ये देखो ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, अभी मैंने बताई थी आपको, 2019 की लेटेस्ट रैंकिंग है अपने पास। उसमें नंबर 2 पे था हमारा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद। और उत्तराखंड की कितनी थी? 11th रैंक थी 2019 के ही ईयर पे। और सबसे लास्ट रैंक किसकी थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में? अरुणाचल प्रदेश, 29 रैंक थी इसकी। भाई सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे की लेंथ सबसे ज्यादा कहां पे है? सबसे मतलब लार्जेस्ट कहां पे है? ये महाराष्ट्र में है नंबर 1 पे। ये लेटेस्ट डेटा है 19 नवंबर 2022 का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लेंथ है महाराष्ट्र में, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे आपका राजस्थान है। सबसे कम जो है नेशनल हाईवे की लेंथ है वो किस स्टेट में? गोवा में। और ओवरऑल सबसे कम कहां पे है? चंडीगढ़ में। चलो रेल रूट का भी देख लेते हैं भाई। रेल रूट में सबसे ज्यादा लेंथ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, और सबसे कम रेल रूट कहां पे? मिजोरम में 2। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की इंडिया के एक्सपोर्ट में क्या रैंक है? अभी 5वीं रैंक है, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है। और इंडिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर स्टेट कौन सा है? गुजरात सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 4 पे है कर्नाटक और नंबर 5 पे हमारा उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट्स में। जल्दी जल्दी सारे यूट्यूबर देख लो भाई, इससे जो जो क्वेश्चन बनाने हैं चोरी करने तुरंत करके भैया अपना अपना वीडियो चलाओ। स्ट्रेटेजिक सेक्टर पूछ लिया जाए भाई तो कौन कौन से होते हैं? एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल और अदर मिनरल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। यही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। NFHS 5 का डेटा है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। ये देख लो थोड़ा, यहाँ पे डायग्राम देख लो, ये PRS से लिया गया है, ये बड़ा अच्छा है साइट। तो NFHS 5 के हिसाब से TFR मैक्सिमम कहाँ की है? बिहार की है। कितनी है? 3.0। और मिनिमम कहाँ की है TFR? टोटल फर्टिलिटी रेट ये सिक्किम की है। सिक्किम की कितनी? 1.1। NFHS 5 के हिसाब से IMAR सबसे ज्यादा कहाँ की है? बिहार की 47। सबसे कम कहाँ की है? केरल की 4। और NFHS 5 के हिसाब से सेक्स रेशियो एट बर्थ ये सबसे ज्यादा कहाँ की है? त्रिपुरा की 1028, केवल इकलौता स्टेट जहां पे 1000 से ज्यादा है। सबसे कम कहाँ की है? गोवा की 838 सेक्स रेशियो एट बर्थ। और गोवा में ही सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ है 966 से 838। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। NFHS 5 के हिसाब से TFR उत्तर प्रदेश की कितनी है? 2.4। उत्तराखंड की कितनी? 1.9। ठीक है, बिहार की 3.0 मैक्सिमम है, सिक्किम की 1.1 मिनिमम है। ठीक, IMR यूपी की कितनी थी? 50.4, उत्तराखंड की 39.1, बिहार की 46.8 मैक्सिमम, केरल की 4.4 मिनिमम।
पूरे इंडिया की बात करें अगर तो टीएफआर कितनी है एनएफएचएस 5 के हिसाब से 2.0, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल को अचीव कर चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल कितना होता है 2.1। ठीक है, रिप्लेसमेंट का मतलब वही हुआ कि भाई उतनी फर्टिलिटी होती है कि जितने में जितनी भी जो पुरानी जनरेशन से नई वाली आ जाती है रिप्लेस कर देती है, तो मतलब लगातार साइकिल चलती रहेगी। एक पीढ़ी गई उतनी आ गई, फिर एक पीढ़ी गई उतनी आ गई, इस ये होता है मतलब रिप्लेसमेंट लेवल। अगर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से कम चला जाएगा तो पॉपुलेशन घटने लगेगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बैलेंस बना रहना चाहिए, वो बैलेंस है रिप्लेसमेंट लेवल 2.1। अब लेकिन टीएफआर हो गई 2.0। आईएमआर कितनी है एनएफएचएस 5 के हिसाब से 35.2, ध्यान रखना। अब देखिए उसके जस्ट बाद मैंने रखी है एसआरएस 2020 के स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये जरूरी है। एनएफएचएस का आंकड़ा अलग है, वो ध्यान रखना। अगर एनएफएचएस 5 क्वेश्चन लिखा हो तब करना है। एसआरएस 2020 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं ये। ठीक है, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आईएमआर अलग है थोड़ी। ठीक है, टीएफआर यहाँ पे भी 2 है और वहां पे भी 2 है। ठीक है, तो देखिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बर्थ रेट कितना है एसआरएस 2020 की फाइनल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से? इंडिया का है 19.5। और फिर ये रूरल अर्बन वाला है, इंडिया का रूरल आप देख सकते हैं कि अर्बन से ज्यादा है। हाईएस्ट बर्थ रेट कहाँ पे है? बिहार में 25.5, सेकंड हाईएस्ट है यूपी में 25.1। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे है? गोवा में है 12.1। बड़े स्टेट में देखें तो केरल में कम है बर्थ रेट। ठीक है, पूरी टेबल आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, मैं मेन मेन बातें बता रहा हूँ। डेथ रेट इंडिया का है 6, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी रूरल का डेथ रेट ज्यादा है अर्बन से। ठीक है, और डेथ रेट सबसे ज्यादा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का 7.9 है। ठीक है, यूपी का डेथ रेट कितना है? 6.5 है। ठीक, सबसे कम डेथ रेट कहाँ का है? नागालैंड का 3.7। उसके बाद आप देखें तो टीएफआर इंडिया की है 2.0, ये एसआरएस 2020 की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है। ठीक है, और रूरल की जो है यहाँ पे टीएफआर 2.2 है, ये ज्यादा है। अर्बन की कम हो गई 1.6 हो गई है। ठीक, सबसे ज्यादा टीएफआर कहाँ की है? बिहार की 3.0 है, यूपी की 2.7 है। ठीक है, सबसे कम टीएफआर कहाँ की है? दिल्ली, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल 1.4। आईएमआर की अगर आप बात कर लें तो आईएमआर पूरे इंडिया का है इस समय 28, रूरल वाले का ज्यादा है 31 है। ठीक है, सबसे ज्यादा आईएमआर किसका है? एमपी का 43 एसआरएस के हिसाब से। ठीक, और एसआरएस के हिसाब से यूपी का और छत्तीसगढ़ का नंबर 2 पे है 38। सबसे कम है आईएमआर मिजोरम का 3 है ये। तो ये 4 डेटा थे किसके? एसआरएस 2020 की स्टैटिस्टिक्स के थे ये। ठीक है, फाइनल स्टैटिस्टिक्स थी। प्लस एमएमआर का बुलेटिन आता है एसआरएस में, तो उस बुलेटिन के हिसाब से 2018-20 का बुलेटिन आया था, उसके हिसाब से इंडिया का एमएमआर कितना हो चुका है? 97। ठीक है, सबसे ज्यादा ये एमएमआर किसका है? असम का 195 है, और फिर एमपी का, और फिर छत्तीसगढ़ का है। ठीक, सबसे कम एमएमआर किसका है? केरल का है 19। ठीक है, उससे ज्यादा महाराष्ट्र का, उससे ज्यादा तेलंगाना और उत्तराखंड का 103। नेचुरल ग्रोथ रेट भी देख सकते हैं यहाँ पे एसआरएस के हिसाब से। तो भाई सबसे ज्यादा जो है ये नेचुरल ग्रोथ रेट इंडिया का कितना है? 13.5, और सबसे ज्यादा ये है बिहार का 20.2। सबसे कम किसका है? गोवा और केरल का 6.2। थोड़ा और समराइज करके लिख दिया गया है एसआरएस 2020 की स्टैटिस्टिक्स को। ग्रोथ रेट कितना है? 19.5, फर्टिलिटी रेट यानी कि टीएफआर 2.0, डेथ रेट 6.0, ये इंडिया का है पूरे, और आईएमआर कितना है? 28। तो ये एसआरएस के हिसाब से आप देख सकते हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो 907 हो गया है 2018-20 में, और केरल में हाईएस्ट है। ठीक है, उत्तराखंड में लोवेस्ट है। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 हो चुका है एसआरएस के हिसाब से, और सबसे कम है कहाँ? दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में 1.4। इसके अलावा रिप्लेसमेंट लेवल को भी अचीव कर लिया गया है। कहाँ कहाँ? नेशनल लेवल पे तो कर ही लिया गया है, दिल्ली में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और असम। एमएमआर का डेटा देख सकते हैं आप, ये 2018-20 के हिसाब से टॉप 3 अगर स्टेट देखें इंडिया के, तो सबसे ज्यादा एमएमआर असम में है 195, नंबर 2 पे मध्य प्रदेश 173, और नंबर 3 पे हमारा उत्तर प्रदेश है 167। इंडिया का एमएमआर कितना है? 97। देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका टारगेट 3.1 है, यूनाइटेड नेशन का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसके हिसाब से मैटरनल मोर्टेलिटी जो रेशियो होना चाहिए 70 से कम होना चाहिए। ठीक है, और हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में आई थी, उसमें भी लिखा था कि भाई एमएमआर को 100 से कम करिए आप, और वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। 97 आ चुका है ये। इवन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 70 से भी कम एमएमआर आ चुका है। कहां कहां? केरल में देखिए 19 सबसे कम एमएमआर जो है सबसे कम कहां पे है? केरल में है। महाराष्ट्र में 33, तेलंगाना में 43, आंध्र प्रदेश में 45, तमिलनाडु में 54,
झारखंड में 56, गुजरात में 57, कर्नाटक में 69, तो सबसे कम है केरल में एमएमआर। ध्यान रखना। देखिए डिटेल्ड वीडियो नहीं, इसलिए मैं पूरी चीज नहीं बताऊंगा इसमें, ठीक है। अभी एक न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई 2023 की। जो पुरानी पॉलिसी थी वो 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गई, तो ये नई पॉलिसी तुरंत यहाँ पे कर दी गई है। ये वाली लागू होगी 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है। मेन टारगेट क्या है भाई, ट्रेड पॉलिसी है तो ट्रेड यानी कि व्यापार बढ़ाना है, इसका सिंपल बात है। डायनामिक है, ओपन एंडेड है, यानी कि आज की जरूरतों के हिसाब से इसको अपडेट करते रहेंगे। मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे भाई, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है अपने, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को बढ़ाना है। अभी हमारा निर्यात कितना है, लगभग $760 बिलियन, और हम लोग को कितना करना है, $2 ट्रिलियन करना है 2030 तक। ध्यान रखना ये चीज, यानी कि 2 ट्रिलियन का कितना मतलब हुआ कि $2000 बिलियन करना है अपने को, 3 गुना लगभग करना है ये जो एक्सपोर्ट है अपना, ठीक है। ये ध्यान रखना। सरकार कैसे कनेक्ट कर रही है, ध्यान रखिए। सरकार को इंडिया को जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, कब तक, 2030 तक। 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है कब तक, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से 2030 तक। तो ये ध्यान रखना भाई। 4 मुद्दों पे काम करेगी, 4 पिलर है ये पॉलिसी के। अब क्या किया जाएगा, इंसेंटिव से हम लोग रिमिशन की तरफ, छूट की तरफ बढ़ेंगे। टैक्स वैक्स कर कई सारे छूट दिए जाएंगे, ठीक है। कोलैबोरेशन किया जाएगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबके बीच में, पूरा मतलब सहयोग के साथ, कॉपरेशन के साथ, कुल मिला के एक्सपोर्ट अपने को बढ़ाने हैं बस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे रिफॉर्म किए जाएंगे भाई, सारे जो है ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। सरकार उसमें एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है। जितने इमर्जिंग एरिया है जैसे कि ई कॉमर्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को एज ए एक्सपोर्ट हब बना दिया जाएगा। इस तरह से अपने को जहां जहां जो जो मिलेगा गपच के एक्सपोर्ट को बढ़ाना है कुल मिला। वही चीज लिखी हुई है, देख लीजिए, 1 अप्रैल से ये लागू है। टारगेटेड एक्सपोर्ट कितना है, $2 ट्रिलियन का है, दोनों में बराबर बराबर, 1 ट्रिलियन का गुड्स में, 1 ट्रिलियन का सर्विसेज में। और इसकी कोई एंड डेट नहीं है, क्योंकि भाई अपडेट हम लगातार करने को तैयार है इसमें। 31 मार्च को ये पॉलिसी यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने लॉन्च कर दी। 4 पिलर है, मैंने बताया आपको, छूट मिलेगी, खूब सारा टैक्स वैक्स को छूट मिलेगी। कुल मिला के यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देना है भाई, रेटिंग वेटिंग कर देंगे उनकी, ठीक है। रेटिंग के हिसाब से भी टैक्स वैक्स में छूट दे देंगे, स्टार का सब चीजें, सब कुछ करेंगे इसमें। कोलैबोरेशन करेंगे, जो स्टेक होल्डर है, एक्सपोर्टर हो गए, स्टेट हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, इंडियन मिशन हो गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के लिए सारे रिफॉर्म करने को तैयार हैं। सरकार लगातार जो है नंबर ऑफ फॉर्म्स कम करती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा जो है बिजनेस इजी हो जाए, उसके लिए यहां सरकार प्रयासरत है। इमर्जिंग एरिया हो गए, ई कॉमर्स को जो है आने वाले टाइम पे बड़ा पोटेंशियल लग रहा है, तो उस पर भी करेगी। एक ओडीओपी स्कीम थी उत्तर प्रदेश की, वो पूरे इंडिया में लागू होने वाली है। देखो, डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है। तो पूरी तरह से टाइम टेस्टेड स्कीम है। आगे जो भी जरूरतें होंगी उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेगी सरकार, पॉलिसी को बदलती जाएगी, अपडेट करती जाएगी। प्रोसेस री इंजीनियरिंग से लेके ऑटोमेशन सब कुछ किया जाएगा यहाँ पे, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लाया जाए। कुछ लोग पुराने जो है फंसे हुए हैं, तो उनके लिए एक एमनेस्टी स्कीम भी है कि भाई एक नई शुरुआत करो। कुछ भाई इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट है, 4 नए टाउन, फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को भी बना दिया गया है क्या, टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, TEE। इससे पहले 39 टाउन थे, 4 और बन गए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि भाई सरकार एक्सपोर्टर को प्रमोट करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। ईच वन टीच वन, स्टार वाला सिस्टम होगा, आपस में एक दूसरे की ट्रेनिंग कराएंगे। स्किल्ड मैन पावर चाहिए अपने को, तो सरकार यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम कर रही है हर तरीके से। पता चल गया कि भाई ई कॉमर्स का खूब बूम आ रहा है, तो ई कॉमर्स में भी सरकार फोकस कर रही है, बढ़ाओ एक्सपोर्ट को। कुछ टर्म्स यहाँ यूज किए, ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ही समझ गए होंगे, बैटरी ऑपरेटेड जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, वर्टिकल फार्मिंग इक्विपमेंट हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, रिसाइकलिंग हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गए, रेन वाटर फिल्टर हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सारे जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स कहे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। विवाद से विश्वास के तहत भाई गवर्नमेंट एक एमनेस्टी स्कीम लाई है। पुराने कोई जो है लंबित आप फंसे हैं कहीं, तो उससे निकल के आप जो है, मतलब उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन थे EPCG के, और प्लस और भी ऑथराइजेशन थे, तो काफी ज्यादा हाई ड्यूटी लग रही थी, इंटरेस्ट कॉस्ट लग रहे थे, और वो सारे के चक्कर में वो नया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो सब कुछ यहाँ पे सरकार मदद करने के लिए तैयार है। इंडिया को अपने को बनाना है मर्चेंडाइज ट्रेड हब, ठीक है। यही सारी चीजें हिंदी में भी लिखी हैं, आप एक बार चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मेनली नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। अब देखिए, ये एस्कोमेट आइटम क्या होते हैं भाई, ये आप देख सकते हैं, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी। इसका ये मतलब है कि इसको भाई सिविलियन यूज में भी किया जा सकता है, और मिलिट्री की भी एप्लीकेशन है इसकी। तो ये डुअल यूज वाले हैं ये, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि भाई इसके लिए बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता था। अब इंडिया में क्या कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट अपने को बढ़ाना है, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे जो डुअल यूज ये हाई एंड गुड्स हैं
और टेक्नोलॉजी ये भी एक्सपोर्टर को यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए फैसिलिटेटर का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल वे में किया जाएगा, ठीक है, इंडिया से। तो ये सारी चीज़ों में सरकार बिल्कुल तैयार है। एक तरह से आप देख सकते हैं इंडिया को ट्रेड हब बनाना है, इंडिया को जो इंडियन रुपी है उसको ग्लोबल करेंसी बनाना है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि आरबीआई ने भाई एक वो भी सर्कुलर भी जारी किया था कि जो भी कई सारे व्यापारी हैं वो लोग अपना कोशिश करें कि जो है रुपये में लेन देन करें, ठीक है। रशिया से भी बात चल रही, बहुत सारी न्यूज़ आप पढ़ते रहते हो। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो जो प्रयास हैं वो सारे किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट में बता दिया, बाकी इसको डिटेल में अलग से बता देंगे। अभी आप शॉर्ट में बस प्री के लिए देख लीजिए। भाई अभी तक का सबसे ज्यादा जीएसटी का रिवेन्यू कलेक्शन कब हुआ है? अप्रैल 2023 में। ये आंकड़ा पार कर गया है 1.75 लाख करोड़ का मार्क पार कर गया है। 1.87 लाख करोड़ का हुआ है अप्रैल 2023 में, ठीक है। जीएसटी देश में कब लागू किया था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इंडिया में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ध्यान रखना ये चीज। सबसे पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा था? डीएमआईसी, और सबसे ज्यादा लंबा भी वही वाला है, ठीक। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक इंटरलिंकिंग करता है, इंटीग्रेशन करता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जिससे कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, सब में यहाँ पे फायदा होता है। इसीलिए जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। आप इनके नाम देख सकते हैं एक बार। सबसे पहला और सबसे लंबा डीएमआईसी है। इंडिया में 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, पहला उत्तर प्रदेश में, दूसरा तमिलनाडु में, ठीक है। और 6 नोड हैं उत्तर प्रदेश में, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर, लखनऊ, ठीक। जो डीपीआईआईटी है, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये एक तरह से नोडल डिपार्टमेंट का काम करता है एफडीआई के लिए भी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। मिशन 50 के EV4 इको, ये क्या है भाई? सिडबी ने ये स्टार्ट किया है ये मिशन, और ये 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे खरीदेगा कंट्री में, ताकि एक जो डोमेस्टिक लोगों से खरीदा गया, ताकि लोकल इकोसिस्टम बढ़ सके। सिडबी एक तरह से क्या है, ये 1990 में आया था, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर लखनऊ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में है। एपेक्स रेगुलेटर बॉडी है ये, एमएसएमई के रेगुलेशन के लिए, देख सकते हैं आप। रेमिटेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टर्म, ठीक। प्रेषण बोल सकते हैं। इंडिया बहुत सालों से सबसे बड़ा जो है ये रेमिटेंस रिसिपिएंट है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस पूरी दुनिया में कहां पे आता है? इंडिया में। अभी तो ये आंकड़ा आप देख सकते हैं $100 बिलियन पार कर चुका है 2022 में, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। रेमिटेंस का मतलब वही है कि जो इंडिया से बाहर नौकरी करने जाते हैं भाई, वो अपना पैसा जोड़ जोड़ के अपने बीवी बच्चों, माँ बाप सबको भेजा करते हैं, वही है रेमिटेंस कुल मिला के, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंडिया का है, नंबर 1 पे इंडिया है, फिर मैक्सिको है, फिर चाइना है, फिर फिलीपींस है, इस तरह से है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से इंडिया का जो फिनटेक एडॉप्शन रेट है पूरी दुनिया में हाईएस्ट है, 87% है, जो कि ग्लोबल एवरेज 64% से भी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। और इंडिया की डिजिटल पेमेंट में 3rd प्लेस है, यूएस और चाइना के बाद। भाई जैसे नॉर्मल फिजिकल रुपया होता है, वैसे डिजिटल करेंसी भी आरबीआई ने लॉन्च कर दी। कह रहे हैं कि भाई फिजिकल है तो डिजिटल भी हम कर देंगे। और ये डिजिटल की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहला जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो किस कंट्री ने करी थी? बहामा ने 2020 में करी थी, ध्यान रखिए। वहां की करेंसी को क्या बोलते हैं? सैंड डॉलर है उसका डिजिटल वर्जन, ठीक है। इंडिया की डिजिटल करेंसी को क्या बोलेंगे? ई रूपी बोल सकते हैं, डिजिटल रूपी बोल सकते हैं। इंडिया में कुकू चल रही थी डिजिटल की 2017 से, कुकू मतलब बातचीत चल रही थी, और फाइनली इसका पायलट ट्रायल किया गया। होलसेल सेगमेंट में किया गया 1 नवंबर 2022 को, रिटेल सेगमेंट में किया गया 1 दिसंबर 2022 को, ठीक है। 2 टाइप की डिजिटल करेंसी है, रिटेल वाली और होलसेल वाली, ठीक। रिटेल मतलब वही इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कॉर्पोरेशन के लिए, और होलसेल वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफडीआई जो इंडिया में आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछते रहते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। इंडिया 7th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है एफडीआई का पूरी दुनिया में। इंडिया सर्विस एक्सपोर्टर 7th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया का, ठीक है। अभी इसमें डेटा देखेंगे अप्रैल से लेके अब सितंबर 2022 तक का, तो इंडिया में टोटल जो एफडीआई आए हैं, ठीक है, उनमें अब टोटल ये नंबर तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एफडीआई किस सेक्टर में आया ये इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये लेटेस्ट वाले में जो अप्रैल से सितंबर तक का डेटा है 2022 तक का, उसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसका हाईएस्ट शेयर है, उसके बाद सर्विसेज का है, फिर ट्रेडिंग का है। और सबसे ज्यादा इस वाले पीरियड में कहाँ से आया एफडीआई? सिंगापुर से आया है 37% का, फिर मॉरिशस, फिर यूएई, फिर यूएसए। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया ने अभी तक का किसी भी साल में
जो एफडीआई इनफ्लो आया है उसमें हाईएस्ट अचीव कर लिया है। $84.8 बिलियन हमारे पास आया है एफडीआई इनफ्लो 2022 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। और ग्रॉस एफडीआई एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो ये कितना हो चुका है, 2.6% हो चुका है 2015 से लेके 2022 फाइनेंशियल ईयर में। ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2022 जो यूएनसीटीएडी की थी, उसने इंडिया को 7वें नंबर पे रखा है। एफडीआई रिसिपेंट के लार्जेस्ट में 7वें नंबर पे ये जो है इंडिया है, और इंडिया ने हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो प्राप्त किया है 2022 फाइनेंशियल ईयर में, और इसमें सर्विस वाला कितना था, $7.1 बिलियन। और ये अभी का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो ये अभी तक का पूरे इंडिया में 2020 से लेकर 22 तक कितना हो चुका है, 903 बिलियन डॉलर हो चुका है। आज तक का कितना एफडीआई है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वही चीज यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई है कि यूएनसीटीडी की विश्व निवेश रिपोर्ट ने भारत को 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में एफडीआई के 7वें सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में स्थान प्रदान किया है, ठीक है। देखिए इकोनॉमिक सर्वे में तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक का ही लिया था, लेकिन अगर देखें आप लेटेस्ट में तो रिपोर्ट दिसंबर 2022 तक की भी आ गई है। तो उसके हिसाब से देखिए अगर अप्रैल से दिसंबर 2022 तक में सिंगापुर हाईएस्ट था, और फिर यूएस, फिर मॉरिशस, ठीक है। और अगर अप्रैल से सितंबर 2022 तक देखेंगे तो भी सिंगापुर हाईएस्ट था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की रिपोर्ट है। सेक्टर वाइज नंबर 1 पे यहाँ पे सर्विस सेक्टर हो गया, और स्टेट वाइज सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ पे आया है, महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद भाई अप्रैल में एक और अपडेट आया एफडीआई का कि पूरे 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा आ गया है। तो अगर 2021-22 पूरा फाइनेंशियल ईयर का पूछ लें तो सबसे ज्यादा आया है सिंगापुर में, फिर यूएसए में, फिर मतलब सबसे ज्यादा आया है कहां से एफडीआई, सिंगापुर से आया है, फिर यूएसए से, फिर मॉरिशस से आया है। और जो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में आया है तो उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, सर्विस सेक्टर नंबर 2 पे है, ठीक है। नंबर 3 पे ऑटोमोबाइल सेक्टर है। सबसे ज्यादा किस स्टेट में आया पूरे साल भर में, तो सबसे ज्यादा आया है कर्नाटक में, 37.55% आया एफडीआई। ये ध्यान रखिए, फुल फाइनेंशियल ईयर का डेटा है ये। एफडीआई एंट्री रूट 2 तरीके की हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, गवर्नमेंट रूट भी हो सकती है। ऑटोमेटिक में कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, गवर्नमेंट वाले में भाई थोड़ा अप्रूवल लेके आना पड़ता है। ये कुछ सेक्टर है जहां पे जो है एफडीआई नहीं अलाउड है, बाकी हर जगह अलाउड है। एमएसएमई की नई डेफिनेशन भी आ गई, आप देख सकते हैं एक बार। ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 2 टर्म है यहाँ पे, ठीक है। माइक्रो में क्या है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल में क्या है कि भाई इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से कम होना चाहिए और आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम में क्या है कि इन्वेस्टमेंट आपका 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर आपका 250 करोड़ से कम होना चाहिए। तो एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्रिक हो सकती है कि भाई 1 का 5 है, इन्वेस्टमेंट अगर 1 गुना है तो ये 5 गुना है, बस इस तरह से थोड़ा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट है डेफिनेशन। एक रैंप वो आया था, आपने देखा होगा पिछली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये क्या है, ये एक वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए है। चलो इकोनॉमिक सर्वे के देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है। देखिए पहली बात तो ये आपको याद रखना चाहिए कि ग्रोथ क्या है, मतलब पिछली बार जो जीडीपी की ग्रोथ क्या रहने की संभावना है 2023-24 में, 6 से लेके 6.8% तक, ठीक है। सर्विस इंडस्ट्री की कितनी ग्रोथ रहने की एक्सपेक्टेशन है 2022-23 में, तो ये कितना है, 9.1% सर्विस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट है ये, ठीक। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कितना है, 4.1% 2022-23 में। एग्रीकल्चर रिलाइट वाले में 3.5% है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी हम आगे वैसे भी देखेंगे, फिजिकल डेफिसिट भी आगे देखेंगे बजट में। इन्फ्लेशन काफी रहा है पिछले साल, आप देख सकते हैं। ये नीला वाला WPI वाला है ये, और ये ग्रीन वाला है CPI वाला। तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाले को भी वैसे कम रहना चाहिए। CPI की रेंज है 4 से 6 तक, ठीक है। फिर भी ये देखिए 600 भी ज्यादा निकल गया था। एक्चुअली इसमें क्या था कि भाई उर्जित पटेल कमेटी आई थी, उसने रिकमेंड किया था CPI 4% रहेगा, ±2% का इसमें मार्जिन हो सकता है। तो मतलब 2 से 6 तक है ये परसेंट, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखिए CPI 6.8% तक भी जो है गया है। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है कि भाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है इंडिया का और इंपोर्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये कुछ रैंक लिखी हुई है, आप देख सकते। तो इंडिया का जो शेयर है वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में कितना है, 1.8%। कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में कितना है, 4%। वर्ल्ड मर्चेंडाइज प्लस ये सर्विस एक्सपोर्ट में कितना है, 2.2% इंडिया का 2021 में। और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है भाई, वर्ल्ड मर्चेंडाइज इंपोर्ट में इंडिया का शेयर है 2.5%, और वर्ल्ड कमर्शियल में 3.5, और मर्चेंडाइज प्लस सर्विस में कितना है, 2.7। ये हम देख ही चुके हैं। सबसे ज्यादा भाई रिमिटेंस पूरी दुनिया में इंडिया में आता है। अभी 2022 में $100 बिलियन तक आया है। नंबर 2 पे मैक्सिको, फिर चाइना, फिर फिलीपींस। देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है पंचामृत। इंडिया ने ये अडॉप्ट किया था COP26 के टाइम पे, जब ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम ने हुआ था।
तो इंडिया ने अपने क्लाइमेट एक्शन के लिए 5 टारगेट यहाँ पे बताए थे। क्या क्या भाई? कि 2030 तक सारे टारगेट करने हैं अपने को मैक्सिमम। देखिए चारों में जो है 2030 तक करना है, एक 2070 तक है। क्या करना है? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल जो एनर्जी की कैपेसिटी करनी है 2030 तक, ठीक। 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी से लाना है 2030 तक, ठीक है। तीसरा क्या है कि जो प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन है इनको रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन से, अभी से लेके 2030 तक। तो कार्बन इमिशन को भी रिड्यूस करना है। उसके अलावा कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है उसको भी रिड्यूस करना है 2005 के लेवल से 2030 तक 45% अपने को रिड्यूस करना है। और नेट जीरो इमिशन अपने को पाना है 2070 तक। इसी पंचामृत के बेसिस पे जो इंडिया का पहले ये एनडीसी था ना, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, तो उसमें 3 चीजों को अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। एनडीसी क्या होता है कि भाई हर पार्टी को पेरिस एग्रीमेंट के तहत ये हर 5-5 साल में अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 4 जो पेरिस एग्रीमेंट का है उसके तहत इसको अपने अपडेट कर दिया। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंग जो पहले हम लोग का क्या था इसमें एनडीसी में कि भाई इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से अपना 40% था, पंचामृत में 50 बताया, तो अब एनडीसी में भी 50 कर दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो अपने को अब जो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अचीव करनी है 2030 तक, कितनी? 50%। मतलब 2030 तक जो अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंट हो जाएगा कितना? 50%। और उसी के अकॉर्डिंग जो है इमिशन कितना होगा? पहले क्या था कि भाई जीडीपी का 33 से 35% तक ही जो है हम कम करेंगे 2005 के लेवल से 2030 तक, ठीक है। अब कितना कम करेंगे हम लोग? जो भी इमिशन इंटेंसिटी है 2005 के लेवल से 45% कम करेंगे। तो 35 से हो गया ये 45, 40% से हो गया ये 50%। ये 2 चेंज किए हैं, बड़े चेंजेस हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी एनडीसी है इंडिया के, एक बार देख सकते हैं। थोड़ा प्री के लिए मैं बता रहा हूं अभी, इसलिए इसको स्किप करते हैं। देखो ये बेहद जरूरी डेटा है, ये बड़ा जो है यूपीपीसीएस की आदत खराब है, पूछ लेता है, ध्यान रखना ये चीज। जो सोशल एक्सपेंडिचर है, सोशल सर्विसेज का कितना परसेंटेज है एज मतलब सोशल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 8.3% है, ठीक है। एडुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है एज परसेंटेज ऑफ इंडिया की जीडीपी कितना है? 2.9%। हेल्थ का कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है भाई? 2.1%, ठीक है। और बाकी आप देख सकते जितना सोशल एक्सपेंडिचर होता है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो एडुकेशन का है। ये मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स एक्चुअली हम लोग इसको मिसलेनियस में कवर कर चुके हैं, इसलिए यहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन पूछ ली जाए तो ये $1.9 है, ध्यान रखना ये चीज। एमपीआई रिपोर्ट के हिसाब से अब इंडिया की कितनी जो आबादी है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर है? 16.4%। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी देख लेते हैं भाई। इंडिया की जो पोजीशन है पूरी दुनिया भर में फॉरेक्स रिजर्व में वो हो चुकी है 5वें नंबर की इस समय, लेटेस्ट अपडेट ये है, ठीक है। नंबर 1 पे चाइना है, फिर जापान है, फिर रशिया, फिर स्विट्जरलैंड, फिर रशिया, फिर इंडिया है। अभी अपने पास अगर आप देखें दिसंबर 2022 के एंड पे $562 बिलियन था, जो कि हमारे 9.3 मंथ के इंपोर्ट को कवर कर सकता है। और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम 6 थे, लेकिन ये अपडेट हो गई है, इसलिए मैंने अपडेट करके डेटा बताया है आपको। ये लेटेस्ट आप रिपोर्ट देख सकते हैं, आरबीआई में हर वीक जारी करी जाती है रिपोर्ट, ये हर वीक आता है। देखिए इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हमारे पास है, रिजर्व टोटल मिला के इस समय कितनी है? $584 बिलियन है। और सबसे ज्यादा इसमें क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट करीबन 88% या 90% बोल सकते हैं। नंबर 2 पे गोल्ड है, नंबर 3 पे एसडीआर है, नंबर 4 पे रिवर्स पोजीशन इन आईएमएफ है, ध्यान रखना। ये आईएमएफ भी ध्यान रखना, एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो रिजर्व की पोजीशन होती है वो आईएमएफ में होती है कि वर्ल्ड बैंक में, तो एक एक चीज ध्यान रखना। यहाँ लिख दिया मैंने, इसलिए फॉरेन रिजर्व में सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, फिर गोल्ड, फिर एसडीआर, फिर रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ। फॉरेन करेंसी एसेट मतलब कि कई सारी करेंसी का पोर्टफोलियो होता है, उसमें यूएस डॉलर भी होता है, यूरो भी होता है, पाउंड स्टर्लिंग भी होता है, जापानीज येन भी होता है। कुछ इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट देख लेते हैं भाई। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल की मार्केट हो चुकी है दिसंबर 2022 के डेटा के हिसाब से, अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है ये। उसके बाद वर्ल्ड के मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10वीं थी, टॉप 46 कंट्री में। इंडिया का शेयर जो है ये पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में 1.6% है। मिशन अमृत सरोवर ये लॉन्च किया गया नेशनल पंचायती राज डे के दिन 24 अप्रैल 2022 को ही किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई वाटर को कंजर्व करना। ये अमृत महोत्सव बनाया जा रहा था, तो भाई 75 वाटर बॉडी को बचाना है हर डिस्ट्रिक्ट में, इसीलिए ये अमृत सरोवर किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंडिया की जो इकोनॉमी है कितने नंबर पे है इस समय, तो पीपीपी के टर्म्स में हम 3rd लार्जेस्ट हैं, और जो है वैसे टर्म्स में टोटल एक्सचेंज रेट के टर्म में हम हैं 5th लार्जेस्ट, ठीक। ये पोजीशन है पीपीपी के टर्म्स में, यूएस, फिर चाइना, फिर 3rd नंबर पे इंडिया।
जीडीपी ओवरऑल में यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, 5th नंबर पे अपना इंडिया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो था 41.6% था 2020 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखा थोड़ा। ग्रॉस एनपीए ये डिक्रीज होके हो चुका है 5% पे आ चुका है 2022 में, और ये कितना था 2020 में, 8.2% था। तो ये एक अच्छा माना जा रहा है भाई संकेत की बैंकिंग इंडस्ट्री में एनपीए कम हो रहा है। फिर भाई एलआईसी ने अभी तक का इंडिया का लार्जेस्ट आईपीओ रिलीज किया था, आप देख सकते हैं, तो ये पूछ सकते हैं ये डायरेक्टली, ठीक है। 2021 की एसडीआई रिपोर्ट में इंडिया की रैंक थी 132। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख सकते हैं 75% जो रूरल फीमेल वर्कर हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, वो एग्रीकल्चर कृषि में इन्वॉल्व है। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम करते हैं? तो वो कौन सा स्टेट है? इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है करते हैं तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर का है, और इसके हिसाब से टीबी को कब तक खत्म करना है? 2025 तक टीबी खत्म कर दो, सारे घरों की टीबी तोड़ डालो। अरे टीबी नहीं तोड़ो जाके यार, ये ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होती है, उसके बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो 2025 तक टीबी को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहल। आजकल आप देख रहे हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस के एमिशन बहुत बढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी दुनिया में आप सुनते होंगे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत बढ़ गया है। अब जो डेवलप्ड कंट्री है, जो पहले अपने आप को डेवलप कर चुके हैं, इंडस्ट्री को स्थापित कर चुके हैं, अब वो डेवलपिंग वालों से कह रहे हैं कि भाई तुम अपने यहाँ एमिशन ना करो। तो क्यों ना करे भाई डेवलपिंग वाला, उसको भी तो डेवलप होना है यार। आप देखिए इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया ने अभी तक बहुत जो है ग्लोबल एमिशन नहीं किए, सिर्फ 4% हुआ है हमारे से 1850 से लेकर 2019 तक। फिर भी पूरी दुनिया वाले जो है देश हमको ज्ञान देने आ जाते हैं। इंडिया ने कसम खाई कि भाई एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है 2047 तक, और नेट जीरो इमिशन अपने को अचीव करना है 2070 तक, ठीक है। ये देखिए, ये जो पंचामृत से पहले एनडीसी में हमारे 40% अचीव करना था रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हम पहले ही कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए सरकार ने टारगेट बढ़ा दिया है कि भाई ये तो हम कर चुके हैं। इंडिया में आप देख सकते हैं टाइगर का नंबर बदल चुका है, डबल हो चुका है। 2018 से 2022 का देखेंगे तो डबल हो चुका है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बड़ा जो है चर्चा में है, आप देख लीजिएगा जरूर। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी बढ़ानी है? 5 मिलियन मेट्रिक टन करनी है 2030 तक। एक और चीज देख लेते हैं कि भाई इंडिया में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका रहता है? सर्विस इंडस्ट्री का रहता है, फिर इंडस्ट्री का रहता है, फिर एग्रीकल्चर का। लेकिन इंडिया में जॉब सबसे ज्यादा कौन देता है, कौन सा सेक्टर? तो सबसे ज्यादा जॉब देता है आपका एग्रीकल्चर, फिर जो है सर्विस, और फिर इंडस्ट्री। वही इंडस्ट्री के लिए लिखा है कि भाई इंडस्ट्री का जीवीए में या जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो गया? 31% हो गया है, ठीक है। इंडिया के इंटीग्रेशन को और ग्लोबल वैल्यू चेन से जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए भाई मेक इन इंडिया 1 पहले आया था 2014 में, फिर ये 2.0 भी एक तरह से है, और 27 सेक्टर पे फोकस कर रहा है, 15 मैन्युफैक्चरिंग, 12 सर्विस सेक्टर। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाएगा भाई, कितना चल रहा है? 19.2% चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। ग्रोथ मैग्नेट एक टर्म है ये, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में देख लीजिए क्या है भाई। 2023 से 27 तक के लिए क्या क्या ग्रोथ मैग्नेट होंगे भाई? हेल्दी बैलेंस शीट जो फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट सेक्टर की है, डिजिटल रिफॉर्म्स होंगे, डिजिटल इन्वेस्टमेंट होंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन और रिफॉर्म एजेंडा, ये सारे क्या है? ग्रोथ मैग्नेट है, इनसे ग्रोथ होगा। सरकार अपनी तारीफों के इतने पुल बांध रही है कि भाई 1998 से लेके वो जो उस टाइम नहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए तो 1990s में, तो वही कह रही है कि 2014 से 2022 तक यहाँ पे भी उसी तरह से हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं। यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसका एक कॉम्पोनेंट है जीआईआई, ठीक है। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 122, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 122 थी 2021 वाले में, और वैल्यू थी 0.490। ये एशिया में सबसे बेटर है एक तरह से, और ये वर्ल्ड एवरेज के आसपास है। 5 कंपोनेंट पे बेस होता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। कौन कौन से? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, एडोलेसेंट बर्थ रेट हो गया, और जो शेयर ऑफ सीट इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में क्या क्या महिलाओं की हिस्सेदारी है, और प्रपोर्शन ऑफ वुमेन, मतलब कि भाई लेबर फोर्स में क्या क्या पार्टिसिपेशन है, और स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन में क्या क्या पार्टिसिपेशन है, उस हिसाब से जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बनाया जाता है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 122। वही चीजें हिंदी में लिखी हुई है, 2 बार नहीं पढ़ पाएंगे, एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये ध्यान रखिएगा, इस समय कितना हो चुका है? 27.3%। ये डायरेक्टली फैक्ट आ सकता है ये।
ग्राम पंचायत के वाटर लेवल को मेजर करने के लिए जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2022 को। देखो, नेट गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट 2010 से 20 के बीच में इंडिया की रैंक कितनी थी, कितना फॉरेस्ट बढ़ा है टोटल, अगर आप देखें तो इंडिया में थर्ड रैंक थी। ये आईसीएफआर में बताया सब कुछ। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड किस बजट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो बजट 2022-23 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, ध्यान रखना। और फिर इसका सोवरेन ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क बनाया सरकार ने, कब तक, 9 नवंबर 2022 को बनाया। देखिए, इंडिया ने COP27 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। किस थीम के साथ पार्टिसिपेट किया था, LIFE, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक इनिशिएटिव भी है मोदी जी का, पिछली बार आपने देखा भी था इकोनॉमिक सर्वे में। एक और चीज है कि भाई शर्म एल शेख में वो COP27 हुआ, तो वहां से इंप्लीमेंटेशन प्लान भी आया। टारगेट रखा गया है कि भाई $100 बिलियन हर साल का अचीव होना अभी भी बाकी है। और COP27 में इंडिया ने अपना LTLEDS ये सबमिट किया, यानी कि लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, किस तरह से इमिशन को कम करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे सबमिट की है इंडिया ने। जिसका क्या क्या पर्पस है भाई, फीचर क्या क्या है कि भाई रैशनल यूटिलाइजेशन करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, न्यूक्लियर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, बायोफ्यूल का यूज बढ़ाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज बढ़ाएंगे, इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% तक पहुंचाना है 2025-26 तक। उसी दिशा में डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट काम भी कर रही है, डेली आप सुनते रहते होंगे। अभी आपने सुना होगा इथेनॉल ब्लेंडिंग के कई सारे प्लांट चालू कर रही है सरकार, और बाकी सब चीजें तो एनडीसी को भी अपडेट कर ही दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी लगातार बढ़ती ही जा रही है। सिक्किम पूरी दुनिया का पहला ऐसा स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक बन गया है, फुल्ली ऑर्गेनिक हो चुका है। इंडिया की वर्ल्ड में 8वीं रैंक है और चौथी है एशिया में मेगा डाइवर्स कंट्री के मामले में। इनको देख लीजिएगा भाई, मेगा डाइवर्स कंट्री क्या होती है। पूरी दुनिया में 17 मेगा डाइवर्स कंट्री है, एक बार देख लेना। मेगा डाइवर्सिटी मतलब भाई बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, 17 है, इसमें इंडिया भी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बोला जा रहा है 2023 को, और इसको बाकायदा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 75वें सीजन में भी इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ठीक है, ये कुछ लेटेस्ट फैक्ट है कि भाई इंडिया में 50 मिलियन टन से भी ज्यादा जो है मिलेट का प्रोडक्शन होता है, और जो इंडिया की एवरेज यील्ड ये ग्लोबल जो है उससे भी ज्यादा है। ग्लोबल कितनी है, 1229, यहाँ पे कितना उत्पादकता है, 1239। मिलेट को भाई न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी है प्राप्त, और इसीलिए मिलेट को लगातार जो है सरकार बहुत स्तर पर प्रमोट कर रही है। आप देख सकते होंगे आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज आती रहती है। पूरी दुनिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भी इंडिया नंबर 2 पे आ गया है। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है मोबाइल मैन्युफैक्चरर। ये देखो 2021 में 29 करोड़ मोबाइल बने हैं। बताओ कितने मोबाइल यूज करते हो यार तुम लोग। मेरा तो सिर्फ 6-7 मेरे पास मोबाइल है, उन्हीं में काम चल जाता है। तुम लोग क्यों इतने मोबाइल ले आते हो यार। चलो हिंदी के लिए यहाँ से कूकू करें, आगे चलें, हिंदी में ही बाकी मैं बता रहा हूँ सब कुछ। फार्मा के प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 3 पे है ओवरऑल वॉल्यूम में, और 14वीं पोजीशन है वैल्यू वाइज। जेनेरिक मेडिसिन के मामले में इंडिया पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, ध्यान रखना, लार्जेस्ट प्रोवाइडर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 40वीं पोजीशन थी। 132 कंट्री में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है। कौन रिलीज करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2022 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की थीम क्या थी, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ। ठीक है, और सबसे ज्यादा इनोवेटिव इकोनॉमी कौन सी है वर्ल्ड में 2022 के हिसाब से, स्विट्जरलैंड है। लगातार 12 साल से स्विट्जरलैंड बनी हुई है। देखिए, ये एक एक्ट आया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आया था, और इसके लिए बाकायदा ये जो पार्ट 9B है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटी कहां पे है, महाराष्ट्र में है। आपने भाई फ्लिप कई बार देखा होगा, कई सारे बच्चे कूदते रहते हैं, बच्चियां आजकल जो है रील वील में कूदा करते हैं। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ स्टार्टअप में भी हो रहा है। स्टार्टअप में फ्लिपिंग का क्या मतलब होता है, फ्लिप का मतलब होता है स्टार्टअप में कि तुम बिक गए। ठीक है, तुमने अपनी कंपनी बेच दी, अपना हेडक्वार्टर जो है विदेश में आपने शिफ्ट कर दिया, और अपने आप को एक 100% सब्सिडरी बना दिया। तो ये है फ्लिपिंग। ठीक, तो इससे फायदा किसको होगा, विदेशी कंपनी को होगा, क्योंकि भाई वो मेन कंपनी बन गई, पूरा पैसा वहां जाने लगेगा, पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तुमने बेच दी, अपना ईमान बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। तो फ्लिपिंग है
बेच दिया, मतलब कि फॉरेन में बेच दिया। और रिवर्स फ्लिपिंग है, खरीद लिया। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि रिवर्स फ्लिपिंग करो भैया जी, फ्लिपिंग मत करो यार, बिको मत, खरीदो। तो इतने बड़े बनना है कि बाहर की कंपनियों को खरीदना है। इंडिया की पोजीशन टॉप 10 में आती है सर्विस एक्सपोर्टिंग कंट्री में, अगर आप देखें 2021 में। ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, ये सरकार ने एक बार जो है 2022 में ये अप्रूव कर दिया है। और इसके कई सारे कुछ टारगेट वारगेट भी हैं भाई इनके, कि ये कैपेसिटी कर लेंगे 5 मिलियन मेट्रिक टन कर लेंगे 2030 तक। ठीक है, 6 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट कर देंगे, 8 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, जो है फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, प्लस बहुत सारी जो है ग्रीन हाउस जो गैस का एमिशन होता है वो भी काफी कम हो जाएगा। एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, सरकार हर चीज में तो जॉब क्रिएशन के लोग वो ढूंढ लेती है, फिर भी लोग काहे रोते रहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं, ठलमटा जॉब नहीं दो। आजकल आपने सुना होगा कि भाई चाइना बड़ा प्रयास कर रहा है अपनी करेंसी को मतलब ग्लोबली स्थापित करने के लिए, पूरी दुनिया में इनकी करेंसी का वर्चस्व, लोग इनके करेंसी में व्यापार करें, ये इसके लिए प्रयासरत है। लेकिन अगर आप देखें इस समय पूरी दुनिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टर्नओवर के हिसाब से देखें, बीआईएस ट्राइनियल सेंट्रल बैंक सर्वे 2022 के हिसाब से यूएस जो डॉलर है ये डोमिनेंट व्हीकल करेंसी है, 88% ग्लोबल फॉरेक्स टर्नओवर है इसका। इंडिया का कितना है? इंडिया के रुपी का 1.6% है। आरबीआई हालांकि लगा हुआ है कि कह रहा है कि भाई रुपी को भी हमको इंटरनेशनल करेंसी बनाना है, हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी हमको रुपी में प्रमोट करना चाहिए। अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, आरबीआई का। पीएम गति शक्ति आया था 2021 में, ध्यान रखना 7 इंजन जरूर याद रखिएगा, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा पूछ सकते हैं आज। अब देखिए इंडिया में पीपीपी प्रोजेक्ट काफी सारे आने लगे हैं और मतलब आ ही रहे हैं लगातार। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उनने एक वही बना दिया है, पूरा एक फंड स्कीम ही बना दी है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम, IIPDF। ठीक है, 3 नवंबर 2022 को ये जो है यहाँ पे नोटिफाई करी गई है ये स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह से। और इसका मेन क्या एम होगा कि भाई पीपीपी प्रोजेक्ट लाओ, उनको फंडिंग दो जरूरी से जरूरी। ठीक है, 2023 फाइनेंशियल ईयर से लेके 2025 तक इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब दबा के जो है पीपीपी आएगा पूरे इंडिया में। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट, यार इतना तो समझो यार, हर चीज पूछने रखते हो। एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन आई थी, आपको याद होगा, 111 लाख करोड़ खर्चा करना है 2020 से 25 तक। उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस सेक्टर से हैं? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो एक प्लान आया था उसके अंडर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किसके अंडर में है? रोड 27%, रेलवे 25%, यही दोनों मिला के 50% से ज्यादा है। एक लीड्स इंडेक्स बना है 2022 में, ये बहुत पहले से बन रहा है, हालांकि मतलब बहुत पहले से चल रहा है। ठीक है, ये रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। अब इसने थोड़ा अलग टाइप का एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे अपनाया है। ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि इसमें क्या भाई चेंज किया गया है? क्लासिफिकेशन बेस्ड ग्रेडिंग कर दी गई है। स्टेट को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है, कोस्टल स्टेट, हिंडरलैंड या फिर इंटरलैंड या लैंडलॉक्ड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। 3 टाइप के यहाँ पे परफॉर्मेंस कैटेगरी है, अचीवर हो गए, फास्ट मूवर हो गए, एस्पायरर्स हो गए। इस रैंकिंग में, इंडेक्स में, लीड्स इंडेक्स में महाराष्ट्र ने टॉप किया है अचीवर स्टेट में, और उत्तर प्रदेश अचीवर कैटेगरी में आता है। ये दोनों फैक्ट आ सकते हैं डायरेक्टली। नेशनल वाटरवे की बात कर लें तो भाई इंडिया में इस समय टोटल मिला के 111 हो चुके हैं। लॉन्गेस्ट वाटरवे हो चुका है नेशनल वाटरवे 1, 4 स्टेट से पास होता है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और इंडिया में टोटल नेविगेबल जो वाटरवे की लेंथ है करीबन 14,850 किलोमीटर है। वेस्ट बंगाल के पास हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट जो है लेंथ है नेविगेबल वाटरवेज की। ठीक है, तो मोस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटरवे कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, 4,500 किलोमीटर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बाकायदा इसमें दिया हुआ इकोनॉमिक सर्वे में डायग्राम भी, नेविगेबल लेंथ ऑफ वाटरवे इन डिफरेंट स्टेट सबसे ज्यादा है वेस्ट बंगाल में। रेडियो बहुत ज्यादा एफोर्डेबल है, मोस्ट एफोर्डेबल हो गया और पॉपुलर मीडियम हो गया मास कम्युनिकेशन का। रेलवे को इंडिया की लाइफलाइन बोला जाता है। इंडिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवे के अंडर में, देख सकते हैं आप। पूरी दुनिया में इंडियन रेलवे का 4th पोजीशन है मतलब। और इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन मिशन कब तक अचीव करना है? 2030 तक, ध्यान रखना है चीज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे पीपीटी की, भाई इसको देख लो ध्यान से। इंडिया का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे जाता है? तो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए क्या हो गया? अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 तक का डेटा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं यूएसए को, फिर यूएई को, फिर नीदरलैंड को और फिर चाइना को। नीदरलैंड नंबर 3 पे आ गया है, फिर बांग्लादेश है। ठीक है,
फिर अगर आप देखें तो भाई इंपोर्ट इंडिया सबसे ज्यादा कहां से करता है, इंपोर्ट हम सबसे ज्यादा करते हैं चाइना से। ये परसेंटेज लिखा है कि टोटल इंपोर्ट का 13.8% हम चाइना से करते हैं। फिर यूएस फिर यूएसए, फिर रशिया और सऊदी अरबिया चौथे नंबर पे है। फिर भाई इंडिया से जो एक्सपोर्ट जाता है, इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट कौन कौन से हैं, प्रोडक्ट मतलब बात हो रही है 2020-21, 2021-22 और अप्रैल से सितंबर तक 2022 के हिसाब से यहाँ पे डेटा दिया गया है। नंबर 1 पे क्रूड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, कोल के साथ मिला के, ठीक है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यही करते हैं। नंबर 2 पे जेम्स एंड ज्वेलरी है। नंबर 3 पे मशीन और इंस्ट्रूमेंट है। नंबर 4 पे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और नंबर 5 पे मशीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या हम करते हैं इंडिया में 2020-21, 2021-22 और अप्रैल सितंबर 2022। तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर, उसके बाद केमिकल, उसके बाद कोल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है इस समय? उत्तर प्रदेश कह रहा हूं, ये यूएसए, अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार इस समय, ध्यान रखिएगा ये चीज। चाइना नंबर 2 पे आ चुका है। इंडिया ने अभी 2022 के फाइनेंशियल ईयर में अभी तक का हाईएस्ट एनुअल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अचीव किया है $422 बिलियन का, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट अभी आप देखें तो सेकंड क्वार्टर में ये हो गया था 4.4%। ये क्वार्टर आता है, इतना जरूरी नहीं है ये तो, अगर टोटल जब साल का आता है तो जरूरी होता है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 2021-22 के फुल फाइनेंशियल ईयर में कितना था? 1.2% ऑफ जीडीपी। अभी हाल के सालों में आप देख रहे हैं कि भाई इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर बनने जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, और इंडिया का एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है, कृषि वाला जो एक्सपोर्ट है, वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है $50.2 बिलियन 2021-22 में। ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2021-22 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है $50.2 बिलियन। इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट अगर आप देखेंगे $610 बिलियन है, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट ज्यादा है शॉर्ट टर्म से, ठीक है। और एक्सटर्नल डेट एट रेशियो ऑफ जीडीपी कितना हो चुका है? 19.2%। ये याद रखिएगा। जो मेजर पार्ट है हमारे एक्सटर्नल डेट का वो यूएस से है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पार्ट जो एक्सटर्नल डेट का है वो यूएस डॉलर में 55.5%। नंबर 2 पे जो डेट का पार्ट है वो है इंडियन रुपी। तो सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है इंडियन रुपी की, और इंडिया के एक्सटर्नल डेट का मेजर जो पोर्शन है यूएस डॉलर में है, ठीक है। टोटल टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस हो गया है इंडिया में 117.8 करोड़। इंडिया की ओवरऑल टेली डेंसिटी कितनी हो गई है इस समय? 84.8%। सबसे कम है बिहार में 55.4%। सबसे ज्यादा है दिल्ली में 270.6%। मल्टी पावर्टी इंडेक्स जो आई थी रिपोर्ट 2022 में, उसके हिसाब से 41.5 करोड़ लोग जो है पावर्टी को एग्जिट कर चुके हैं, गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं 15 सालों में, 2005-6 से 2019 से 21 तक में, ठीक है। स्टेट वाइज जीडीपी मैंने आपको बताई पहले भी, महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2 और उत्तर प्रदेश नंबर 3। पर कैपिटा इनकम में मामले में नंबर 1 पे पूरे इंडिया में है गोवा, 4 लाख समथिंग इसमें पर हर आदमी की, मतलब हर एक सिटीजन की जो है इनकम आप मान सकते हैं साल की। और फिर सिक्किम है नंबर 3 पे कर्नाटक। ये इंडिया के डेट को दिखाया गया है यहाँ पे। देखिए आप देखिए तो जो शॉर्ट टर्म डेट है हमारा, टोटल डेट का कितना है? वो सिर्फ है कितना? 19% इंडिया का, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एज परसेंटेज ऑफ टोटल डेट कितना है? 97% है। टोटल एक्सटर्नल डेट एट परसेंटेज ऑफ जीएनआई कितना है? लगभग 19% के आसपास है ये, ठीक है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भाई इंस्टॉल कैपेसिटी बताई गई है कितनी, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने बताई है टोटल यूटिलिटी और कैप्टिव पावर प्लांट की मिला के 482 गीगावाट, ठीक है। और ये पिछली बार से 4.7% बढ़ी है। थर्मल सोर्स को सबसे बड़ा बताया है कि भाई इंस्टॉल कैपेसिटी में सबसे ज्यादा थर्मल है, नंबर 1 पे 59.1%, और फिर उसके बाद रिन्यूएबल हो गई है 27.5%, और फिर हाइड्रो हो गई है 11.7%। ये है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की पूरी पोजीशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप देखें तो भाई कोल, फॉसिल फ्यूल मतलब थर्मल में क्या क्या आ गया? कोल हो गया 49.3%, लिग्नाइट हो गया 1.6%, गैस हो गया 6%, डीजल हो गया 0.1%। तो ये वाला पूरा हो गया थर्मल, 58-9 के आसपास परसेंटेज है। नॉन फॉसिल फ्यूल में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, हाइड्रो को भी मिला दें तो ये 41% के आसपास है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन सा क्या है? विंड एनर्जी है, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी जो इंडिया में इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें सबसे ज्यादा किसकी है? ये है विंड एनर्जी की, ठीक है। टोटल इंस्टॉल कितनी हो गई है? 416 गीगावाट। ये टोटल मिला के यूटिलिटी वाली है। ये भी एक डायग्राम दिया है, इसमें भी देख सकते हैं। कोल हो गया सबसे बड़ा, ठीक है। चलिए अब एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी देख ही लेते हैं 2023 की। ये इंस्टॉल कैपेसिटी में टॉप 3 लिखा है और ये नंबर 1 भी है ये, ठीक है। इधर नंबर 1 है, इधर टॉप 3 है, ये देख सकते हैं।
टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पे आ गया है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और फिर नंबर 4 पे कर्नाटक है, तो नंबर 1 पे राजस्थान है। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे सोलर पावर में नंबर 1 पे राजस्थान है। ठीक है, रूफ टॉप में गुजरात है और ऑफ ग्रिड में राजस्थान है। ओवरऑल सोलर पावर में नंबर 1 पे राजस्थान, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तो नंबर 1 पे राजस्थान है सोलर में। ठीक, बायो पावर में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर नंबर 2 पे यूपी, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। वेस्ट टू एनर्जी में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? दिल्ली में, मतलब वेस्ट टू एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में नंबर 1 पे दिल्ली है। विंड एनर्जी में इंस्टॉल कैपेसिटी में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर राजस्थान। स्मॉल हाइड्रो पावर का मतलब क्या हो गया? 25 मेगावाट से कम या उसके बराबर जनरेशन होगी कैपेसिटी। इसमें स्मॉल हाइड्रो पावर में नंबर 1 पे है कर्नाटक, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल है। डीजल इंस्टॉल कैपेसिटी में नंबर 1 पे तमिलनाडु, फिर केरल, फिर अंडमान है। गैस इंस्टॉल कैपेसिटी में नंबर 1 पे गैस है, जी फॉर गैस, जी फॉर गुजरात। ठीक है, तो गैस इंस्टॉल में गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र है। कोल में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात, फिर एमपी। ये अभी लेटेस्ट पोजीशन है, ये 31 मार्च 2023 तक का डेटा है पूरा, ये हर जगह का। जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वाली मिनिस्ट्री हो गई, सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वहीं से लाए डेटा में, सारा डेटा गवर्नमेंट का है ये। फिर भाई थर्मल में नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर यूपी, फिर एमपी है। ठीक है, न्यूक्लियर सबसे ज्यादा कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात। फिर उसके बाद हाइड्रो सबसे ज्यादा कहाँ पे? इस समय पंजाब आ गया नंबर 1 पे, पहले हिमाचल था। पंजाब, कर्नाटक, यूपी और फिर 5वें नंबर पे हिमाचल आ गया है। ऑल टोटल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी इस समय नंबर 1 पे गुजरात आ गया है। ठीक है, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु। पूरी दुनिया में अगर आप बात करें तो टोटल एनर्जी कंजम्पशन में हम नंबर 3 पे हैं, चाइना और यूएस के बाद। ठीक है, CO2 एमिशन के मामले में भी हम नंबर 3 पे हैं, चाइना और यूएस के बाद। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में भी हम थर्ड लार्जेस्ट हैं, चीन और यूएस के बाद। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे है दादर एंड नागर हवेली और स्टेट वाइज गोवा है, लोवेस्ट है बिहार। इंडिया में इस समय 23 रिफाइनरी हैं, आप देख सकते हैं, 18 पब्लिक सेक्टर में, 3 प्राइवेट, 2 ज्वाइंट वेंचर। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का पूरी दुनिया में, चाइना और यूएस के बाद। 4th लार्जेस्ट है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, और विंड एनर्जी कैपेसिटी में भी 4th है, सोलर पावर कैपेसिटी में भी 4th है, और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में 13 है। हम इंडिया में टोटल 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, ध्यान रखिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है? तो यूएस के पास है। ठीक है, और पूरी दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोडक्शन कौन सा देश सबसे ज्यादा करता है? तो वो भी यूएस ही करता है। ठीक है, तो यूएस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर का। लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे कि भाई कौन सा देश अपनी जरूरतों का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर से करता है, तो वो फ्रांस है। तो परसेंटेज शेयर के मामले में कि लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय न्यूक्लियर पावर के मामले में फ्रांस नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास है? यूएस के पास। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर प्रोडक्शन टोटल कौन करता है? यूएस। परसेंटेज वाइज कौन करता है? फ्रांस। और अगर आप देखेंगे तो भाई नॉर्वे, न्यूजीलैंड, ये 2 ऐसे कंट्री हैं जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का, आप देख रहे हैं 99% नॉर्वे करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। बताइए, इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्रियल, फिर रेसिडेंशियल, फिर एग्रीकल्चर। और इंडस्ट्री के अंदर भी देखें तो मोस्ट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है आयरन और स्टील की। रीजन वाइज कैपेसिटी में सबसे ज्यादा है इंडिया में, कहां पे है? वेस्ट में, फिर साउथ में, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कोल और लिग्नाइट का बिगेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी है इंडिया में? तो वो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। थर्मल में क्या क्या आता है? कोल, गैस, लिग्नाइट, डीजल। ठीक है, रिन्यूएबल में आता है हाइड्रो और प्लस ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिसके लिए एक बाकायदा मिनिस्ट्री भी अलग से खुली है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ये आप देख सकते हैं कि इंडिया के इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI और लेड IT। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जरूर देख लीजिए। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ट्रीटी बेस्ड है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में जितनी कंट्री आती हैं उनके अगर आप देखें तो साल में 300 से ज्यादा सन डेज होते हैं वहां पे। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन खूब हो सकता है, उसी के लिए अलायंस बना दिया है बस। और आप देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्री अब 114 हो गए हैं। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 15 कंट्री के द्वारा किया गया था 2017 में, और ये पहला ऐसा इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में गुड़गांव में है। दूसरा CDRI है, यानी कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, 2019 में न्यूयॉर्क में लाया गया था। ग्लोबल पार्टनरशिप है ये, डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए है ये कुल मिला के।
अभी तक 31 कंट्री, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, 2 प्राइवेट सेक्टर ने इसको ज्वाइन किया। तीसरा है ये लेड आईटी। इसका क्या मतलब है भाई? ये पेरिस एग्रीमेंट से निकला हुआ है ये, ठीक है। और इसको लॉन्च किया था इंडिया ने स्वीडन के साथ मिलकर 2019 में किया था, सितंबर 2019 में। इसका मेनली क्या है कि भाई ये जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है उनको प्रोग्रेस जरूर करना चाहिए, लेकिन लो कार्बन पाथवे में, ठीक है। नेट जीरो कार्बन एमिशन इनको जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे ने बाकायदा प्रोग्रेस बताई कि भाई जो 8 नेशनल मिशन हम लोगों ने ये स्टार्ट किए थे NAPCC के अंडर में, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2008 में रिलीज हुआ था, उसके 8 हैं ये टोटल मिला के, ठीक है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, सहवाग इज अ वर्ल्ड हाई क्लास प्लेयर। उसके लिए SEH, WAG और HC, इसको याद रखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले भी बताया था, एक बार देख लीजिएगा यूट्यूब से कुछ। ये देखिए 2023 तक हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस तरह से कुछ दिखेगा उस टाइम का डायग्राम, ठीक है। अब 2023 में जब UPPCS होगा तो उस टाइम इस तरह का कुछ देख रहे होंगे हम लोग। तब आप देखिए सबसे ज्यादा सोलर से प्रोडक्शन हो रहा होगा, कोल का जो है 59 से घट के कितना आ चुका होगा, 32%, और विंड का काफी बढ़ चुका होगा। तो ये सब चीजें हैं। एक मिनट, इस डायग्राम में मैं गलत बता गया हूँ। ये देखिए ये लिखा है विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये टोटल मिला के 30% है। विंड एनर्जी का कितना है? अभी सिर्फ 10.2% है, ध्यान रखिएगा ये चीज। तो अगर ये पूछा जाएगा कि भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सोलर का है इस समय, ठीक है। सोलर का है 16.1%, विंड एनर्जी तो सिर्फ 10.2% है। जो पहले मैंने बताया था वो विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज का मिला के है 30.1%। समझ में आ गई बात? वो एक मिस्टेक हो गई थी बीच में, ध्यान, इसको करेक्ट कर ली, क्योंकि अभी 10% है, तभी तो बढ़ के 17% होएगा ना 2030 तक विंड की कैपेसिटी। बाकी ये 8